अमेरिका में इस वक्त तेज तूफानी बारिश चल रही थी। यहाँ का मौसम बेहद रोमांटिक था, लेकिन तभी इस बारिश में भीगता हुआ एक शख्स अपने फार्म हाउस के अंदर दाखिल होता है। बारिश में भीग जाने की वजह से उसके कपड़े पूरे गीले हो चुके थे। वह शख्स दिखने में बेहद हैंडसम था, लेकिन तभी बारिश में भीग जाने की वजह से उसकी बेहद खूबसूरत बॉडी साफ झलक रही थी। वो अपने शूज को खोलता हुआ जैसे ही कमरे की लाइट ऑन करने के लिए आगे बढ़ा कि तभी किसी ने उसका हाथ खींचकर उसे दीवार के साथ लगा दिया। वह शख्स इससे पहले कुछ बोलता कि तभी दूसरी तरफ से, युवराज, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। मुझे पता था कि तुम मम्मी पापा से बात करने के बाद सीधा घर वापस आओगे। ये कहते हुए शनाया ने युवराज को बेहद मजबूत तरीके से पकड़ा था। इस वक्त दोनों की दिल की धड़कनें बेहद बढ़ी हुई थी। युवराज शनाया के माथे को चूमते हुए, फाइनली कुछ दिनों के बाद हम दोनों एक होने वाले हैं और अब तुम्हें ज्यादा इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। ये कहते हुए युवराज के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आती है। मुझे पता था कि मम्मी पापा को तुम जरूर पसंद आओगे, क्योंकि तुम मेरी चॉइस हो और मेरी चॉइस हमेशा बेस्ट रहती है। ये कहते हुए शनाया युवराज के होठों के बेहद करीब चली जाती है। दोनों के बीच में सिर्फ 1 इंच का फासला था। युवराज इससे पहले कुछ कहता कि तभी शनाया, नहीं युवराज, आज मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगी। अब तो हम फाइनली हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं, तो कम से कम इतना हक तो मेरा बनता ही है कि मैं अपने होने वाले हस्बैंड को एक किस तो कर सकूं। ये कहते हुए शनाया युवराज के होठों पर अपने होठ सटा देती है, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच में एक पैशनेट किस होना स्टार्ट हो जाती है। शनाया युवराज को काफी सालों से पसंद करती थी। वह हमेशा उसके करीब जाने के लिए तड़पती थी, लेकिन आज आखिरकार उसके करीब आ चुकी थी। लेकिन युवराज अहूजा, दिखने में बेहद हैंडसम, कोई भी लड़की अपने आप को उसके हवाले करने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाती। इसी तरीके से शनाया युवराज के करीब आते ही धीरे धीरे उसमें समाने लगी थी। युवराज के कपड़े गीले हो जाने की वजह से शनाया धीरे धीरे उसके शर्ट के बटन खोलना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में प्यार इतना बढ़ने लगता है कि तभी दोनों एक दूसरे के साथ करीब पूरे 4 महीने के बाद, शनाया बेटा, तू भूल जा युवराज को, वह तुझे छोड़कर जा चुका है। ये कहते हुए मिसेस चांदनी जी अपनी इकलौती बेटी को समझा रही थी, जो न जाने पिछले 4 महीनों से उसने खाना पीना छोड़ दिया था। सारा दिन घर पर रहकर युवराज को कॉल लगाती, लेकिन युवराज उसकी कॉल का कोई आंसर नहीं करता। इसी वजह से मिसेस चांदनी जी अपनी बेटी की हालत देखकर बेहद दुखी थी। तो वहीं दूसरी तरफ मिस्टर प्रदीप चौहान अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखते हुए, अपने आप को संभालो बेटी, तुम्हारी माँ जो कह रही है सही कह रही है। अगर युवराज को आना होता तो वह कब का आ जाता, और वह तो तुम्हारी कॉल का आंसर भी कर सकता था। ये कहते हुए प्रदीप चौहान अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं। तभी शनाया, नहीं डैड, युवराज मुझे ऐसे धोखा देकर नहीं जा सकता। उसने कहा था कि वह जल्द हिंदुस्तान अपने माता पिता से बात करके वापस आएगा और मुझसे शादी करेगा। देखना, वह जरूर वापस आएगा। अपनी बेटी की जिद देखते हुए मिसेस चांदनी जी आंखों में आंसू बहते हैं। हालांकि पिछले 4 महीनों से उन्होंने अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन शनाया पर उनकी बातों का कोई असर नहीं था। अभी तक यही लगता था कि युवराज वापस आएगा। शनाया युवराज को पागलों की तरह चाहती थी, वह उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। हालांकि उस रात युवराज शनाया के माता पिता से आकर भी रिश्ते की बात करके गया था, और इस बात से शनाया बेहद खुश थी। उसे लगा था कि जल्द युवराज अब उसका होने वाला है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि कब उसकी खुशियों को किसी की नज़र लग जाएगी, क्योंकि उसके 2 दिन बाद ही युवराज को उसके माता पिता की कॉल आई थी। युवराज चाहता था कि वह अपनी शादी से पहले अपने माता पिता को भी शनाया के बारे में बताए। इसी वजह से वह वापस हिंदुस्तान गया था। हालांकि उसने शनाया को वादा भी किया था कि वह 1 हफ्ते के बाद वापस आते ही उससे शादी करेगा, जिस बात से शनाया बेहद खुश थी। और उस दिन के बाद से आज पूरे 4 महीने हो चुके हैं, और अब तक शनाया बस युवराज के आने का इंतजार करती है। हिंदुस्तान वापस चले जाने के बाद युवराज ने कुछ दिन तो शनाया से बात की, लेकिन धीरे धीरे उसने शनाया से बात करना बंद कर दी थी, और अब तो उसने अपना फ़ोन नंबर भी बंद कर दिया था। शनाया और युवराज की मुलाकात एक कॉलेज में हुई थी, और वहीं से उनकी मुलाकात कब दोस्ती से प्यार में बदल चुकी थी, दोनों को कुछ मालूम नहीं। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद दोनों ने एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था, और दोनों को उसी कंपनी में सिलेक्शन भी हो चुका था। हालांकि युवराज पर कई लड़कियां लाइन भी मारा करती थी, लेकिन युवराज किसी भी लड़की पर ध्यान नहीं दिया करता था। दोनों के रिलेशन को पूरे 8 साल से भी ऊपर हो चुके थे, और फाइनली अब दोनों शादी भी करने वाले थे। लेकिन शादी से पहले युवराज हिंदुस्तान वापस चला गया, और उसके बाद उसकी कोई खबर न रही। शनाया की माँ ने कई बार शनाया को समझाने की कोशिश की, युवराज हिंदुस्तान में रहता है
और उसके माता पिता शायद उसके लिए कोई हिंदुस्तानी लड़की के साथ ही शादी करवाना चाहते होंगे। इसी वजह से वह शायद वापस नहीं आ पाया। लेकिन इस बात पर शनाया हमेशा यही कहा करती कि जल्द ही युवराज वापस आएगा और उससे शादी करेगा। इसी चक्कर में पूरे 4 महीने से ऊपर हो चुके थे। इन 4 महीनों में शनाया ने अपना खाना पीना छोड़ दिया। वह बस युवराज के आने का इंतजार करती थी। अपनी बेटी की हालत देखकर शनाया के माता पिता बेहद दुखी थे। अपने अंदर ही अंदर उन्हें डर था कि कहीं युवराज की वजह से शनाया कोई गलत कदम न उठा ले, क्योंकि शनाया युवराज से बेइंतहा प्यार करती थी। धीरे धीरे वक्त यूं ही बीतने लगा था। शनाया युवराज के आने का बस दिन रात इंतजार करती थी। एक दिन शनाया की फ्रेंड रिया का बर्थडे था। रिया शनाया की बेस्ट फ्रेंड भी थी। रिया ने अपने बर्थडे के लिए ग्रैंड पार्टी रखी थी, जहां पर शनाया के साथ साथ कई और फ्रेंड भी इनवाइट किए गए थे। उनमें से कुछ युवराज के फ्रेंड भी थे। शनाया पार्टी में इनवाइट तो हुई थी, लेकिन वो चुपचाप एक सोफे पर बैठी हुई थी कि तभी उसकी नज़र बार काउंटर पर बैठे हुए एक शख्स पर गई, जिसका नाम रघुवीर था। रघुवीर युवराज का बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड था, जिसे देखते शनाया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। वह रघुवीर के पास जाते ही बातों में युवराज के बारे में पूछने लगी थी। तभी रघुवीर हंसते हुए कहने लगा, अरे यार, अभी युवराज वापस अमेरिका नहीं आएगा, वह तो मुंबई में सेटल हो चुका है। ये बात सुनते ही शनाया के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल चुके थे। वह माथे पर बल डालते हुए, आखिर क्यों वापस नहीं आएगा और मुंबई में क्यों सेटल हो चुका है? तभी दूसरी तरफ से रघुवीर वाइन का गिलास मुंह पर लगाते हुए, हिंदुस्तान में उसने किसी लड़की के साथ शादी कर ली है और वह वहीं पर सेटल हो चुका है। इस खबर को सुनते ही शनाया के मानो पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन तभी वह अपने चेहरे पर झूठी स्माइल लाते हुए, नहीं, तुम शायद झूठ बोल रहे हो, ये सच नहीं हो सकता। तभी रघुवीर शनाया की तरफ देखते हुए, भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे तो ज्यादा क्लोज युवराज तुम्हारे था ना, क्या तुम्हें नहीं पता? फिर तुम्हें युवराज ने नहीं बताया? रघुवीर की बात का शनाया के पास कोई जवाब नहीं था। तभी वह वहां से एक्सक्यूज मी बोलकर वहां से दूसरी तरफ चली जाती है। इस वक्त से बेहद उसे गुस्सा भी आ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ उसके दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे थे कि आखिर युवराज ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? क्या युवराज ने उसे धोखा दिया? जिसे सोचते उसकी आंखों से कतरा आंसू बह जाता है। तभी अपने मन में, मम्मी पापा मुझे कितने महीनों से समझा रहे थे कि युवराज तुम्हें छोड़कर जा चुका है, लेकिन नहीं, मैं उनकी एक बात पर भी विश्वास नहीं की। युवराज के ऊपर आंख बूंद कर विश्वास की थी, लेकिन उसने तो मेरे विश्वास को तोड़ दिया। आखिर क्या कमी रह चुकी थी मेरे प्यार में जो युवराज ने मेरे साथ ये सब किया? इतने सालों के रिलेशन को यूं छोड़कर वह जा चुका है। ये कहते उसकी आंखों से अब लगातार आंसू बह रहे थे। तभी वह कुछ देर बाद अपने आंसू साफ करते हुए, नहीं, मैं ऐसे किसी को भी अपनी लाइफ के साथ खेलकर नहीं जाने दूंगी। मैं युवराज से मिलूंगी और उससे पूछना चाहती हूँ कि उसने मेरे साथ ये सब क्यों किया, आखिर मुझे धोखा क्यों दिया, बेशक इसके लिए मुझे हिंदुस्तान क्यों न जाना पड़े। ये कहते हुए शनाया गुस्से से वहां से पार्टी से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ करीब रात के 11 बजे, मिस्टर प्रदीप चौहान, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो चुका जो तुम हिंदुस्तान जाना चाहती हो? ये बात सुनते ही शनाया, नहीं पापा, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ, बल्कि अब मेरा दिमाग सही जगह पर आ चुका है। आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करिए, बस युवराज से मैं मिलना चाहती हूँ, उसे अपने सवालों के जवाब चाहती हूँ। शनाया ने यही कहा था कि वहीं दूसरी तरफ से, बेटी तुम जिद करना छोड़ दो, भूल जाओ उस शख्स को, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढती हूँ, तुम बस उससे शादी कर लो और अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाओ। नहीं माँ, मैं अभी शादी बिल्कुल नहीं करूँगी जब तक मैं युवराज से अपने सवालों के जवाब ना ले लूँ। तभी दूसरी तरफ से मिस्टर प्रदीप चौहान अपनी बेटी का हाथ पकड़ते हुए, शनाया अपनी आंखें खोलो, तुम्हारी माँ जो कह रही है वह सही कह रही है और हम तुम्हारे बेहतर के लिए कर रहे हैं। ये फालतू की जिद करना छोड़ दो, मैं कुछ दिन के अंदर ही तुम्हारी शादी रणबीर सक्सेना से करवाने वाला हूँ। इस बार मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। अपने पापा की बात सुनते शनाया आंखों में आंसू लिए, पापा ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी, लेकिन मुझे कुछ दिन का समय चाहिए। मैं बस युवराज से मिलना चाहती हूँ, अपने सवालों के जवाब चाहती हूँ, उसके बाद आप जैसा कहेंगे मैं उससे शादी कर लूँगी, लेकिन तब तक आप मुझे बिल्कुल भी फोर्स मत करिए। अगर आपके कहने पर मैं शादी कर भी लूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में खुश रह पाऊँगी, क्योंकि मेरे दिल और दिमाग में यही बातें चलेंगी कि आखिर युवराज ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे प्यार में क्या कमी रह चुकी थी जो उसने मुझे धोखा दिया। अपनी बेटी की जिद को देखते हुए मिस्टर प्रदीप चौहान को शनाया की बात माननी पड़ती है। वह लंबी सांस छोड़ते हुए, तो ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा होगा, लेकिन बेटी याद रखना, अगर युवराज किसी और लड़की से शादी भी कर चुका तो तुम कोई गलत फैसला मत उठाना। तुम हमारी इकलौती बेटी हो और हम तुम्हें बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते। ये कहते हुए मिस्टर प्रदीप चौहान की आंखें नम हो जाती है, जिसे देखते ही शनाया अपने पिता के गले लगते हुए
पापा आप बिल्कुल चिंता मत करें, आपकी बेटी कमजोर नहीं है। हालात चाहे जैसे भी होंगे, मैं कभी भी ऐसा फैसला नहीं उठाऊंगी जिससे आपको कभी भी तकलीफ पहुंचे। तभी मिसेस चांदनी जी आंखों में आंसू लिए, लेकिन बेटी तुम युवराज को कहाँ ढूंढोगी? तुम्हारे पास तो उसका कोई एड्रेस भी नहीं है। ये बात सुनते ही शनाया, माँ आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करें, मैं जल्द ही वापस आऊंगी। ये कहते हुए शनाया अपनी माँ के गले लग जाती है। दूसरी तरफ मुंबई में युवराज ऑफिस से घर लौटा था, लेकिन जैसे घर के अंदर दाखिल हुआ तो घर में पूरा अंधेरा छाया हुआ था। हालांकि उसे पता था कि उसके मम्मी पापा शादी में गए हुए हैं, लेकिन तभी वह धीमी आवाज में, प्रिया, प्रिया कहाँ हो तुम? ये कहते हुए जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ कि कमरे के अंदर का मंजर देखकर उसकी आंखें बेहद हैरान रह चुकी थी, क्योंकि कमरे को पूरे फूलों और लाइटों से सजाया गया था, मानो ऐसा लग रहा हो कि आज किसी की सुहागरात हो। युवराज पूरे कमरे का जायजा लेते हुए प्रिया को ढूंढने लगता है कि तभी प्रिया युवराज को पीछे से पकड़ते हुए, कैसा लगा आपको मेरा ये सरप्राइज? ये कहते हुए प्रिया धीरे धीरे युवराज के पूरे बॉडी को टच करना शुरू कर देती है। तभी युवराज प्रिया के हाथ को दूर करते हुए, आखिर इसकी क्या जरूरत थी प्रिया? तुम तो जानती हो ना मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। युवराज ने यही कहा था कि तभी प्रिया उसके होठों पर अपनी फिंगर रखते हुए, बस भी करे युवराज, शादी को इतने महीने हो चुके हैं, लेकिन आज तक आपके पास मेरे लिए कभी टाइम नहीं रहा। सारा दिन ऑफिस में रहते हैं और उसके बाद थक हार कर घर वापस आते हैं तो जल्द ही सोने के लिए चले जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ से हुई है। ये कहते हुए प्रिया युवराज को गहरी निगाहों से देख रही थी। युवराज प्रिया की बातों का मतलब समझते हुए, ऐसी बात नहीं है प्रिया, तुम जानती हो हाल ही कुछ वक्त पहले हम मुंबई शिफ्ट हुए हैं, तो कामकाज तो सेटल करना ही पड़ेगा ना, और तुम यहाँ क्या ये सब बातें कर रही हो? ये कहते युवराज प्रिया से अपना हाथ छुड़ाते हुए अलमीरा की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वह इस वक्त जानबूझकर प्रिया को इग्नोर कर रहा था। उसे पता था कि इस वक्त प्रिया उससे पति का हक चाहती है, जो उसने 5 महीनों से उसे नहीं दिया। शादी के बस एक रात ही वह बस प्रिया के करीब आया था। वो भी उस रात उसने खूब जमकर ड्रिंक की थी और नशे की हालत में वह प्रिया के करीब हो चुका था, लेकिन उसके बाद आज तक उसने प्रिया को हाथ नहीं लगाया था। प्रिया हमेशा युवराज के करीब जाने के लिए तड़पा करती थी, लेकिन हमेशा युवराज काम का बहाना करके उससे अपनी दूरी बना लेता। लेकिन आज युवराज के पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि घर में उसके माता पिता भी मौजूद नहीं थे। युवराज जानबूझकर एक फाइल उठाकर स्टडी रूम की तरफ कदम बढ़ाने वाला था कि तभी प्रिया उसका हाथ पकड़ते हुए, अभी आप कहाँ जाने वाले हैं? तभी युवराज, वो एक्चुअली मुझे एक अर्जेंट काम है, मुझे वो करना पड़ेगा। ये कहते हुए जैसे ही आगे बढ़ने वाला था कि तभी प्रिया, आखिर आप ये सब कब तक करते रहेंगे? जब भी मैं आपके करीब आती हूँ आप मुझसे दूरी बना लेते हैं। ये बात मैं अच्छे से समझ पा रही हूँ। तभी युवराज प्रिया की तरफ देखते हुए, नहीं प्रिया ऐसी बात नहीं है। तभी प्रिया युवराज के बेहद करीब आकर, तो फिर आप मुझसे दूर क्यों हो रहे हैं? क्या आपको समझ में नहीं आता कि मुझे आपका प्यार चाहिए? मैं आपकी कुर्बत में डूब जाना चाहती हूँ, मैं सारी रात आप में समाना चाहती हूँ। आपको मेरे एहसासों की बिल्कुल कदर नहीं है, या फिर ये शादी जबरदस्ती करवाई गई है, इसी वजह से आप इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहे। ये कहते हुए प्रिया युवराज की तरफ हैरान भरी नजरों से देख रही थी, जिस बात को नोट करते हुए युवराज को वह रात याद आने लगती है जब उसने शनाया को हिंदुस्तान आकर कहा था कि वह जल्द ही वापस आने वाला है और उससे शादी करेगा। लेकिन इसके अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ कि युवराज की पूरी जिंदगी ही बदल चुकी थी। अब वह अपने ही ख्यालों में गुम था कि तभी प्रिया, अगर मेरे पापा आज जिंदा होते तो शायद मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। मैं अच्छे से समझ सकती हूँ आप मुझसे प्यार नहीं करते, जरूर आपकी ज़िंदगी में कोई और लड़की है, इसी वजह से आप मुझे छूते नहीं। ये कहते हुए प्रिया की आंखों से अब लगातार आंसू बहने लगते हैं। प्रिया की सिसकियों की आवाज़ सुनते युवराज अपने ख्यालों से बाहर आते हुए, नहीं नहीं प्रिया ऐसी बात नहीं है, तुम यकीन मानो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आखिर मैं कैसे विश्वास करूँ जब मेरा पति ही मेरे करीब नहीं आता, जब मेरा पति ही मुझे मेरा हक नहीं देता, मैं कैसे उसकी बात पर विश्वास करूँ? ये कहते हुए प्रिया की सिसकियाँ मार मार कर रोने लगती है। आज युवराज के पास और कोई रास्ता नहीं था। तभी वह प्रिया का हाथ पकड़कर उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन पलक झपकते ही प्रिया युवराज के गले लग जाती है। इस वक्त उसने युवराज पर अपनी पकड़ मजबूत की थी। आज इतने वक्त के बाद उसने युवराज पर इस तरीके से अपना हक जताया था, जिसकी वजह से वह धीरे धीरे अपने जज्बातों में खोने लगी थी। युवराज प्रिया को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रिया धीरे धीरे अपने होठ युवराज की गर्दन की तरफ लेकर जा रही थी। इस वक्त उसके होठ युवराज के पूरे बदन को छू रहे थे, जिसका एहसास होते ही युवराज को एक हल्का सा करंट लगता है। वह जैसे प्रिया को अपने से दूर करने वाला था कि तभी प्रिया अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए, नहीं आज आप मुझसे दूर नहीं जा सकते। ये कहते हुए वह बेहद पैशनेट तरीके से युवराज के गालों पर किस करना स्टार्ट कर देती है।
आज ना चाहते हुए भी युवराज के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। युवराज बस बेबस होकर अपनी आंखें बंद किया था। तभी प्रिया बिना मौका गवाए युवराज के होठों पर अपने होठ सटा देती है। हालांकि इसमें बहुत ही वह धीरे धीरे किस कर रही थी। युवराज के जज्बातों को वो बस जगाना चाहती थी। फिर कुछ देर के बाद वह इस काम में कामयाब भी हो चुकी थी, जब युवराज भी अपनी तरफ से उसे पैशनेट तरीके से किस करना स्टार्ट कर देता है। युवराज बेहद हैंडसम और नौजवान मर्द था। हर मर्द की तरह उसके अंदर भी जज्बात थे। आखिर वह कब तक अपनी ही पत्नी को उसके हक से दूर रख सकता था। युवराज ने एक हाथ से प्रिया की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की थी और वहीं दूसरी तरफ वह धीरे धीरे उसका हाथ प्रिया के पूरे वजूद को टच कर रहा था। कमरे में पूरी शांति थी, बस उन दोनों के दिलों की धड़कनों का शोर सुनाई दे रहा था। 15 मिनट की किस के बाद युवराज उसको बाहों में उठाए हुए बिस्तर पर लाकर पटक देता है। आज आखिरकार इतने वक्त के बाद प्रिया को उसके पति का प्यार मिलने वाला था। युवराज अपने शर्ट के बटन खोलता हुआ सोफे पर फेंक देता है। वह प्रिया की तरफ झुककर उसके लबों पर अपने होठ सटा देता है। प्रिया दिखने में दुबली पतली थी, लेकिन युवराज इसके बदले हट्टा कट्टा नौजवान मर्द था, जिसकी वजह से प्रिया ज्यादा देर तक उसे बिल्कुल संभाल नहीं पा रही थी। वह धीरे धीरे युवराज को पीछे करने की कोशिश भी कर रही थी। तभी युवराज, क्या हुआ? इतने वक्त से तो तुम मेरे करीब आने के लिए तड़प रही थी, और जब मैं तुम्हारे करीब आ रहा हूँ तो तुम मेरी शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। ये बात सुनते ही प्रिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है और वह धीरे से फुसफुसाते हुए, मैं आपसे बेइंतहा प्यार करती हूँ और आपकी शिद्दतों को बर्दाश्त करने की मैं पूरी हिम्मत रखती हूँ। प्रिया की बात का जवाब देते हुए युवराज, तो ठीक है, फिर आज देखते हैं। ये कहते हुए वह तेज रफ्तार के साथ प्रिया में समाने लगता है, जिसके कारण प्रिया दर्द से कर्राने लगती है। वह युवराज को बिल्कुल भी मना नहीं करती। प्रिया के कर्राने की आवाज़ सुनते ही युवराज अपनी रफ्तार कम करता है। उसे मालूम था कि प्रिया उसके मुकाबले बेहद कमज़ोर है और अभी तो वो उसकी उम्र सिर्फ 19 साल है। इसी वजह से वह धीरे धीरे उसे अपनी शिद्दतों लुटाना स्टार्ट कर देता है। आज इतने महीनों के बाद दोनों दिल से एक जिस्म एक जान हो रहे थे। करीब 1 घंटे की शिद्दतों के बाद युवराज थक हार कर करवट बदल कर सो जाता है। वहीं प्रिया भी युवराज को पीछे से हक कर गहरी नींद में चली जाती है। दूसरी तरफ शनाया मुंबई के एयरपोर्ट पर खड़ी अपनी गाड़ी का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ युवराज था। वह बस युवराज से मिलना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि युवराज उसे कहाँ पर मिलेगा, क्योंकि उसके पास युवराज के घर का कोई अता पता नहीं था। बड़ी मुश्किल से ही उसने रघुवीर से पता लगाया था कि युवराज न्यू पनवेल साइड किसी इलाके में रहता है, लेकिन वह वहाँ पर प्रॉपर कहाँ रहता है, इस एड्रेस के बारे में रघुवीर को भी नहीं मालूम था। वह बस राजवीर की तस्वीर को देख रही थी। तभी उसके फ़ोन पर चांदनी जी की कॉल आती है। शनाया जैसे ही फ़ोन रिसीव करती है तो दूसरी तरफ से, बेटी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, तू वापस अमेरिका आ जा, भूल जा उस लड़के को। मिसेस चांदनी जी इसके आगे कुछ कहती कि तभी शनाया बात को काटते हुए, माँ, आप शांत हो जाएं, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करें। मैं जब यहाँ तक आ चुकी हूँ तो मैं युवराज तक पहुँच कर रहूँगी। ये बात सुनते मिसेस चांदनी जी, लेकिन बेटी, इतने बड़े शहर में तो उसे कैसे ढूंढेगी? तेरे पास तो उसके घर का एड्रेस नहीं है। तू तो आज तक कभी भी हिंदुस्तान भी नहीं गई और वहाँ का माहौल हमारे यहाँ से बेहद अलग है। तो वहाँ पर कहाँ रहेगी, कहाँ पर जाएगी? यह बात सुनते ही शनाया लंबी सांस छोड़ते हुए, माँ, मैंने पहले भी आपको कहा है, अब दोबारा से कह रही हूँ कि मेरी चिंता बिल्कुल मत करें। मैं सब कुछ पहले से अरेंज करके रखी हूँ। मैं यहाँ पर एक होटल पर ही रहूँगी और वहीं से युवराज के बारे में पता लगाऊंगी। मिसेस चांदनी जी, देख बेटी, तू मेरी इकलौती बेटी है। कल को तेरे साथ कुछ ऊंच नीच हो गई या कुछ हो गया, मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। इसी वजह से मैं कह रही हूँ, ये जिद छोड़ दे, तू वापस आ जा। मैं तेरी शादी एक इंडियन लड़के के साथ करवाऊंगी, जो युवराज से भी काफ़ी बेहतर होगा, जो तुझे धोखा नहीं देगा बल्कि ज़िंदगी भर तेरे साथ रहेगा और तुझे हमेशा खुश रखेगा। इसी वजह से मिसेस चांदनी जी इसके आगे कुछ कहती थी कि तभी शनाया बात को काटते हुए, माँ, आपको मेरी कसम, प्लीज़ अब इस बात पर कोई बहस नहीं करना चाहती। आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हमेशा ख्याल रखूंगी, जिसकी वजह से आपको कभी भी की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहते हुए शनाया तुरंत फ़ोन कट कर देती है। जैसे फ़ोन कट करती है कि तभी उसके सामने एक बेहद हैंडसम नौजवान शख्स आकर खड़ा हो जाता है। वह उसे हैरान भरी नज़रों से देख रही थी। इससे पहले शनाया उसे सवाल करती कि तभी, सॉरी टू से, मैंने आपकी सारी बातें सुनी हैं। आप यहाँ पर किसी शख्स को ढूंढने के लिए आई हैं। अगर आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकती हैं। हमारे पास काफ़ी अच्छे डिटेक्टिव है जो आपकी मदद करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। अचानक एक अनजान शख्स के मुंह से इतनी सारी बातें सुनते ही शनाया अपने मन में, जरूर ये कोई फ्रॉडी होगा जिसने मेरी बातें सुन ली है। वह बस मुझसे पैसे ऐंठना चाहता है। तभी शनाया गहरी सांस छोड़ते हुए, लेकिन मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वह बस मैं अपनी मॉम से ऐसे ही बात कर रही थी। मैं यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आई हूँ। शनाया उस शख्स को एक्सक्यूज़ मी बोलकर वहाँ से बाहर चली जाती है।
एयरपोर्ट के बाहर ही उसके होटल की गाड़ी खड़ी थी। शनाया बिना देरी के उस गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। तभी वह लंबी सांस छोड़ते हुए, बाल बाल बची, ये कहते हुए शनाया, अब मुझे सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये कहते हुए शनाया एक बार फिर से युवराज की तस्वीर को देखते हुए, कहाँ हुई युवराज। वही दूसरी तरफ सूरज की पहली किरण पड़ते ही प्रिया की आंखें धीरे धीरे खुलती है और तभी उसे कल रात का सारा सीन याद आता है, जिसे सोचते उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आती है और जैसी वह पलट कर देखती है तो ठीक उसके बगल में युवराज गहरी नींद में सो रहा था। प्रिया बिना देरी के युवराज के माथे पर अपने होठ सटाती है और धीरे से, गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट, ये कहते हुए वह जैसे बिस्तर से उठने वाली थी कि तभी युवराज प्रिया का एक हाथ पकड़कर उसे अपने बेहद करीब कर लेता है। तभी प्रिया धीरे से, आप जाग रहे थे, मुझे तो लगा कि आप नींद में हैं। प्रिया की बात का जवाब देते हुए युवराज, तो तुम मेरे नींद में होने का फ़ायदा उठा रही थी। तभी प्रिया, नहीं नहीं, तो मैं तो बस आपके माथे पर हल्की सी किस की हूँ, छोड़िए मुझे, मम्मी पापा जल्दी घर वापस आ जाएंगे। ये कहते हुए एक बार फिर से युवराज से वह दूर होने वाली थी कि तभी युवराज बिस्तर पर पटक देता है और सीधा उसके ऊपर आ जाता है, जिसे देखकर प्रिया बेहद शर्माते हुए, आप ये क्या कर रहे हैं। तभी युवराज, वही जो कल रात कर रहा था। ये कहते हुए वह प्रिया की नाइटी को धीरे धीरे ऊपर करना शुरू कर देता है। युवराज के टच का एहसास होते ही प्रिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। एक बार फिर से युवराज धीरे धीरे से अपनी मोहर लगाना शुरू कर देता है। करीब आधे घंटे के बाद दोनों एक बार फिर से बिस्तर पर लेट जाते हैं, लेकिन इस वक्त दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। प्रिया युवराज के चेहरे की तरफ देखते हुए, युवराज, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ आप कभी भी मुझसे दूर मत जाना। अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना, मैं आपकी दूरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। पिछले 7-8 महीने मैंने कैसे गुजारे हैं ये मैं जानती हूँ। शादीशुदा होने के बाद भी आपने एक बार भी कभी भी मुझे पत्नी का हक नहीं दिया। हम दोनों बेशक एक ही घर में एक ही बिस्तर पर जरूर सोते थे, लेकिन आप हमेशा मुझसे दूरी बनाकर रहते थे, जो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। मुझे पता है कि हमारी शादी जल्दबाजी में हुई है और इसी वजह से आप इस रिश्ते में वक्त चाहते थे और इसी वजह से मैंने कभी भी आज तक आपको फोर्स नहीं किया, लेकिन अब मैं आपसे और दूरी नहीं बना सकती। ये कहते हुए प्रिया ने युवराज को बेहद मजबूत तरीके से पकड़ा हुआ था। आज युवराज प्रिया की इन सारी बातों को सुनकर बेहद इमोशनल हो चुका था। उसके माथे पर हल्की सी किस करते हुए, मुझे माफ़ कर दो प्रिया, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ नहीं पहुँचाऊँगा और ना ही कभी तुमसे दूर जाऊँगा। ये कहते युवराज अपने मन में, मैं अपने पास्ट की वजह से आज तक तुम्हारे करीब नहीं आया। मुझे उम्मीद है कि शनाया भी अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी होगी। इसी वजह से प्रिया मैं तुम्हें अब कभी भी तकलीफ़ नहीं दूंगा। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, क्योंकि पिछले 7-8 महीने से तुमने मेरे परिवार को बखूबी से संभाला है। एक बहू का फ़र्ज़ निभाया है, एक पत्नी का फ़र्ज़ निभाया है, लेकिन एक मैं ही था जिसने आज तक एक पति का फ़र्ज़ नहीं निभाया। मेरे माँ बाप को अपने माँ बाप जैसा प्यार दिया, उनकी सेवा की, कभी भी कोई कमी नहीं दिखाई, हमेशा उन्हें खुश रखा, एक अच्छी बहू होने का फ़र्ज़ निभाया। लेकिन एक मैं था जो अपनी खुद की जिम्मेदारी से दूर रहा। शादी होने के बाद भी मैंने खुद अपने आप में सेल्फिश हो चुका था, जो मैंने अपने परिवार पर ध्यान ना दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब हम साथ में रहेंगे। ये कहते युवराज के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है। तभी प्रिया, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, आपके चेहरे पर यह मुस्कुराहट अच्छी लगती है। ये कहते हुए प्रिया युवराज से अपने आप को छुड़ाते वॉशरूम में चली जाती है। दूसरी तरफ शनाया होटल में अपना सामान रखते हुए युवराज को ढूंढना शुरू कर देती है। उसने आसपास के इलाके में युवराज के बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन उसे युवराज के बारे में कुछ मालूम ना हुआ। हार पछताकर शनाया एक मॉल के बाहर आकर रुकी कि तभी उसकी नज़र पास के कंस्ट्रक्शन एरिया पर गई, जहां पर तभी एक शख्स खड़ा था जो शनाया को एयरपोर्ट पर मिला था। शनाया उसे देखते ही अपने मन में, ये तो वही शख्स है जो सुबह एयरपोर्ट पर मुझे मिला था। आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? कहीं फिर से मेरा पीछा तो नहीं कर रहा? शनाया अपने आप में बात कर रही थी कि तभी वह शख्स शनाया के पास आकर, हेलो मैम, इसके आगे वह कुछ कहता कि तभी शनाया गुस्से से चिल्लाते हुए, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? देखो, मेरा पीछा करना छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस स्टेशन पर जाकर तुम्हारी कंप्लेंट दर्ज करूंगी। शनाया उसे गुस्से में डराने की कोशिश कर रही थी। तभी वह शख्स जोर जोर से हंसते हुए, अरे आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा। ये जो बिल्डिंग बन रही है, ये बिल्डिंग हमारी कंपनी बना रही है। अभी आपको सामने खड़ा देखा तो इसलिए आपसे बात करने के लिए चलाया, लेकिन आप है कि मेरे बारे में गलत बात सोच रही हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये मेरा विजिटिंग कार्ड देखिए। ये कहते हुए बिना देरी के अपना विजिटिंग कार्ड दिखा देता है, जिसे देखते शनाया अपने मन में, ओ गॉड, ये तो सच कह रहा है और इसे मैंने इतना सुना दिया। तभी शनाया अपनी गर्दन नीचे झुकाते हुए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे लगा कि शायद आप मेरा पीछा कर रहे हैं। तभी वह शख्स अपना एक हाथ बढ़ाते हुए, मेरा नाम रणबीर सक्सेना है। तभी शनाया अपना नाम बताती है। तभी रणबीर, लगता है कि आप यहाँ पर नई नहीं आई हैं। तभी शनाया, हाँ, मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आई हूँ।
तभी रणबीर, लेकिन आपने तो सुबह कहा कि आप यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आई हैं। तभी रणबीर बात को घुमाते हुए, लेकिन आप चिंता बिल्कुल मत करें, मैं आपसे जानने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन आपको कोई भी जरूरत पड़े तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं। कहते हुए रणबीर अपना विजिटिंग कार्ड शनाया को पकड़ाता है। तो अब मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे काम है, ये कहते हुए वह वहाँ से चला जाता है। मुंबई आने के बाद शनाया युवराज के बारे में ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कहीं पर भी युवराज के बारे में कुछ मालूम नहीं होता। दूसरी तरफ प्रिया और युवराज का रिश्ता अब धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। युवराज ने अब इस रिश्ते को दिल से अपना लिया था, क्योंकि वह भी अब प्रिया को तकलीफ नहीं देना चाहता था। इतने वक्त के बाद अपने बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट देकर युवराज के माता पिता भी बेहद खुश थे। प्रिया और युवराज की शादी कर देने के बाद उन्होंने आज तक कभी भी युवराज के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी थी। उन्हें हमेशा दिल ही दिल में यही लगता था कि शायद युवराज इस शादी से खुश नहीं है, शायद वह किसी और को पसंद करता हो। लेकिन उनमें हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी कि वे अपने बेटे से ये सारे सवाल कर सके। उस रात शादी के लिए उन्होंने अपने बेटे को मजबूर किया था और यह बात वो अच्छे तरीके से जानते थे। लेकिन आखिरकार इतने महीने के बाद अपने बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर वह बेहद खुश थे और उन्हें भी यही लगता था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी को यह नहीं मालूम था कि जल्दी सबकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आने वाला है। इसी तरीके से धीरे धीरे वक्त बीतना शुरू हो जाता है। प्रिया और युवराज अपनी जिंदगी में बेहद खुश थे और तभी एक दिन उन्हें यह खुशखबरी पता चलती है कि प्रिया मां बनने वाली है। इस खबर को सुनते ही मानो घर में खुशियों का माहौल बन चुका था। युवराज के माता पिता भी इस खबर को सुनकर बेहद खुश थे, तो वहीं दूसरी तरफ युवराज बाप बनने की खुशखबरी सुनकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब वह पहले से ज्यादा प्रिया का ख्याल रखने लगता है, उसकी जरूरतों को पूरा किया करता था, उसे जो भी पसंद था उसे ला कर दिया करता था। लेकिन इन सब के चक्कर में उसे ऑफिस से कई बार छुट्टी लेनी पड़ती थी, जिसकी वजह से उसका कामकाज डिले होने लगता। जिसे देखते ही प्रिया, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करें, इसी वजह से आप कल से ऑफिस जाएंगे और मैं घर पर अपना ख्याल रखूंगी और घर पर मम्मी पापा भी हैं। ये सुनते युवराज, लेकिन तुम अकेली कैसे? इसके आगे युवराज कुछ कहता कि तभी प्रिया युवराज के होठों पर अपनी फिंगर रखते हुए, युवराज मैं सच कह रही हूँ, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करें। फैमिली में अब एक मेंबर और बढ़ने वाला है, इसलिए अभी से आपको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मेरे साथ साथ आप उसकी ज़रूरतों को भी पूरा कर सके। इसी वजह से अब से आप ऑफिस में ध्यान लगाएं, घर संसार में खुद देख लूंगी। प्रिया की बात सुनते युवराज प्रिया को गले से लगाते हुए, ठीक है, तुम जैसा कह रही हो वैसा करूँगा, लेकिन तुम भारी काम बिल्कुल नहीं करोगी और ना ही कोई भारी सामान उठाओगी। ये बात सुनते ही प्रिया, अच्छा बाबा आप जैसा कह रहे मैं वैसा करूँगी। ये कहते हुए प्रिया अपने मन में, बस आप इसी तरह हमेशा खुश रहें, भगवान करे कभी भी हमारी खुशियों को किसी की नज़र न लगे। वहीं दूसरी तरफ शनाया को 20 दिन से ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसे युवराज के बारे में कुछ मालूम नहीं हुआ। उसने यहाँ के इलाके के हर एक दुकानदार से भी युवराज की फ़ोटो दिखाकर उसके बारे में पता करने की कोशिश की। उसे लगा कि शायद युवराज यहाँ पर आता जाता होगा, लेकिन वहाँ पर भी युवराज के बारे में से कुछ मालूम नहीं हुआ, क्योंकि युवराज यहाँ पर कभी भी आता जाता नहीं था। घर का सारा काम प्रिया या तो उसके माता पिता ही करते थे। इसी वजह से आस पड़ोस के दुकानदारों को भी युवराज के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ शनाया के माता पिता भी उसे वापस आने के लिए कहने लगे, लेकिन अब शनाया कितने और दिन तक अपने माता पिता को समझाती, क्योंकि यहाँ आने से पहले उसके माता पिता ने शर्त रखी थी, अगर 1 महीने से पहले युवराज के बारे में कुछ भी मालूम नहीं हुआ तो वह वापस अमेरिका आएगी। जिस लड़के से वह शादी करने के लिए कहेंगे तो वह उससे करेगी। जिसे सोचते शनाया 20 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, क्या करूँ, होटल में रहकर इतना खर्चा भी हो रहा है, सिर्फ मेरे पास 10 दिन पड़े हैं। अगर मुझे युवराज के बारे में ना पता लगा तो मुझे वापस अमेरिका जाना पड़ेगा, लेकिन मैं बिना युवराज से अपने सवालों के जवाब लिए वापस नहीं जाना चाहती। आखिर क्यों युवराज ने मेरे साथ ये सब किया, मुझे क्यों धोखा दिया, मुझे उम्मीद देकर मेरे विश्वास को क्यों तोड़ा। ये कहते हुए शनाया की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। शनाया अपने आंसू को कंट्रोल करते हुए जैसे पर्स में से अपना रुमाल निकालने वाली थी कि तभी उसके हाथ में वह कार्ड निकलता है जिस पर रणबीर सक्सेना का नाम लिखा था। तभी शनाया कुछ सोचते हुए, क्यों ना रणबीर से युवराज के बारे में पता लगाऊं, उसने मुझे कहा था कि उसके पास काफ़ी अच्छे डिटेक्टिव हैं। सोचते हुए शनाया बिना देरी के उस नंबर पर कॉल लगा देती है। कॉल की पहली रिंग बजते ही वहीं दूसरी तरफ से रणबीर, तो फाइनली अब मैडम ने आज हमें याद कर ही लिया। ये बात सुनते शनाया, आपको कैसे पता चला कि मैंने आपको कॉल किया है? रणबीर हंसते हुए, क्योंकि मैं आपकी परछाई बनकर आपके साथ हूँ। ये बात सुनते शनाया, क्या मतलब है आपका? तभी रणबीर बात को घुमाते हुए, अब बात बताएं कि आपने मुझे क्यों याद किया। शनाया बिना देरी के युवराज के बारे में बताती है। हालांकि वो युवराज से क्यों मिलना चाहती इसके बारे में रणबीर को कुछ नहीं बताती। रणबीर गहरी सांस छोड़ते हुए, ठीक है मैडम, मैं आपको जल्द ही इस लड़के के बारे में बता करके बताता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आप सिर्फ 2 दिन का समय दीजिए।
रणबीर से बात करने के बाद शनाया थक हार कर पार्क में जाकर बैठ जाती है। युवराज के बारे में पता करते हुए चलते चलते वह इतनी दूर आ चुकी थी उसे कुछ मालूम नहीं। करीब 1 घंटा वह वहां पर बैठी थी, लेकिन जैसे वह वहां से रोड क्रॉस करते हुए गुजरने वाली थी कि तभी एक तेज गाड़ी एक लड़की की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन वह लड़की अपने आप को बचाते दूसरी साइड सर के बल गिर जाती है, जिसे देखते शनाया ओ गॉड, लड़की को कुछ हो तो नहीं गया, जिसे सोचते वह तुरंत उसके पास जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वह लड़की आंखें नहीं खोलती। करीब 1 घंटे के बाद हॉस्पिटल के वार्ड के बाहर शनाया बैठी हुई, अभी वह अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए, पता नहीं होटल यहाँ से कितनी दूर है, चलते चलते मैं कहाँ आ गई और ये लड़की बेहोश हो गई है, जल्दी से होश आए तो मैं यहाँ से निकलूँ। शनाया यही सोच रही थी कि डॉक्टर उसके पास आकर, आपने बहुत अच्छा काम किया, अगर आप उस लेडीज़ को टाइम पर यहाँ पर हॉस्पिटल ना लाती तो शायद उसके साथ साथ उसके बच्चे को भी खतरा हो सकता था, शायद आज आप उसके लिए एक फरिश्ता रही हो। बच्चे की बात सुनते शनाया की आंखें बड़ी हो जाती है। तभी वह डॉक्टर से, क्या डॉक्टर पेशेंट को होश आ चुका है, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? तभी डॉक्टर, जी हाँ, जाकर आप मिल सकती हैं। शनाया जैसे वार्ड के अंदर दाखिल होती है कि तभी सामने में वह लड़की जिसका नाम प्रिया था, वह शनाया को देखते हुए, थैंक यू सो मच, अगर आप वक्त पर ना आती तो शायद मेरे बच्चे को कुछ हो सकता था, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तभी शनाया, नहीं प्लीज़ थैंक यू मत बोलिए, अगर आपकी जगह कोई और भी होती तब भी मैं उसकी मदद करती। यह कहते हुए शनाया, वैसे आपकी फैमिली कब आएगी, क्या उन्हें पता चल चुका है कि आप यहाँ पर हैं? तभी प्रिया, हाँ मेरे सास ससुर को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि मैं यहाँ पर हूँ, वह भी कुछ देर में ही आते होंगे। वैसे आप कहाँ पर रहती हैं? तभी शनाया, वो एक्चुअली मैं मुंबई में नहीं आई हूँ, यहाँ पर बस घूम फिर रही हूँ, तभी मैंने आपको वहाँ पर देखा, अब मुझे निकलना पड़ेगा क्योंकि मेरा होटल यहाँ से काफ़ी दूर है। तभी प्रिया, आप एक काम क्यों नहीं करती, अभी तो टाइम बहुत बीत चुका है, आज आप मेरे साथ मेरे घर पर क्यों नहीं रुकती? ये बात सुनते शनाया इनकार करने की कोशिश करती है, प्रिया से साथ रहने की जिद करती है। देखिए, आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की है तो आप एक रात के लिए मेरे पास क्यों नहीं रुकती? मेरे घर पर सिर्फ अभी मेरी सास और मेरे ससुर हैं, मेरे पिता काम के सिलसिले से दूसरे शहर गए हैं, कुछ दिन बाद वापस आएंगे, ऐसे भी होटल में जाकर आपको तो अकेले ही रहना है, तो आप एक काम क्यों नहीं करती, मेरे साथ मेरे घर पर रुके? प्रिया के इतने फोर्स करने के बाद शनाया इनकार नहीं कर पाती। कुछ देर के बाद प्रिया के सास ससुर भी वहां पर आ जाते हैं, तभी वह प्रिया की तरह शनाया का बेहद धन्यवाद करते हैं और उसे अपने साथ घर पर ले जाते हैं। शनाया को नीचे गेस्ट रूम वाला कमरा दिया जाता है, लेकिन वह बालकनी की खिड़की पर बस युवराज को याद कर रही थी। कहाँ हो तुम युवराज, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ये कहते हुए उसकी आंख से कतरा आंसू बह जाता है कि तभी उसके फ़ोन पर रणबीर की कॉल आती है, जिसे देखते ही शनाया बिना देरी के फ़ोन रिसीव करती है। क्या तुम्हें पता लगा युवराज के बारे में? ये बात सुनते ही रणबीर, मुझे कुछ पता चला है, लेकिन मैं आपको जल्द ही कल तक पूरी डिटेल आपको दूंगा, उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंट रखना पड़ेगा। ये कहते हुए रणबीर शनाया से बात करने की कोशिश करता है। करीब 1 घंटे तक दोनों के एक दूसरे के बीच में बात होती है। रणबीर से बात करने के बाद शनाया को भी पता चल चुका था कि रणबीर काफ़ी अच्छा लड़का है। तभी कमरे में प्रिया आती है। प्रिया को देखते ही रणबीर की वह कॉल कट कर देती है। तभी प्रिया, मुझे माफ़ कीजिए, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, शायद आप अपने पति से बात करती होंगी। ये बात सुनते ही शनाया हंसते हुए, नहीं नहीं, फिलहाल मेरी शादी नहीं हुई। तभी प्रिया, तो शायद आपके बॉयफ्रेंड होंगे। तभी शनाया, नहीं मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं है, वह बस मेरा एक फ्रेंड था। तभी प्रिया, ओह अच्छा, डायरेक्ट शादी करनी चाहिए और वह भी एक अच्छे और नेक दिल लड़के के साथ। ये बात सुनते शनाया, वैसे आपकी प्रेगनेंसी की हालत में पार्क में क्या कर रही थी? आपको अपनी केयर करनी चाहिए, इस वक्त जितना हो सके अपना ख्याल रखना चाहिए। ये बात सुनते प्रिया, हाँ आपकी तरह मेरे हस्बैंड भी इसी तरह कहते हैं, लेकिन घर पर रहकर मैं बोर हो चुकी थी, सारा दिन घर पर बैठी रहती। घर में सास ससुर हैं, वो मुझे कोई काम करने ही नहीं देते, तो मैंने सोचा पार्क में जाकर थोड़ा वॉक कर लेती हूँ, इसी वजह से। लेकिन अचानक वह गाड़ी आई जिसकी वजह से मैं बेहोश होकर गिर चुकी थी। इसी तरीके से दोनों के बीच में बातचीत होना शुरू हो जाती है। करीब दोनों ही पूरे 5 घंटे बैठकर एक दूसरे के साथ गप्पे लड़ा रही थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों सदियों से एक दूसरे को जानती है। प्रिया उम्र में छोटी थी, इसी वजह से वह शनाया को दीदी कहने लगती है और इस बात पर शनाया भी कोई इतराज़ नहीं करती। अगली सुबह शनाया की जैसे आँख खुलती है, मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि युवराज के बारे में मुझे जल्द से जल्द पता करना पड़ेगा। ये सोचते ही वह जल्द ही तैयार होकर निकलने वाली थी कि तभी उसके फ़ोन पर रणबीर का मैसेज आता है, जहाँ पर युवराज के घर का एड्रेस था। लेकिन इससे पहले ही उसे एड्रेस को पूरा पढ़ती कि तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और ये आवाज़ शनाया को कहीं ना कहीं जानी पहचानी लग रही थी। शनाया उस आवाज़ को सुनते हुए जैसे कमरे के दरवाजे के बाहर आकर खड़ी होती है कि तभी उसके सामने खड़े शख्स को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं युवराज था, जो अपनी पत्नी को डांट रहा था। तभी युवराज के माता पिता, बस कर बेटा,
बहू की गलती नहीं है, वह घर पर खाली बैठी बैठी बोर हो चुकी थी। इसी वजह से वह पार्क में थोड़ा टहलने के लिए गई थी। तभी युवराज चिल्लाते हुए, लेकिन माँ, अगर इसे कुछ हो जाता तो? आपको पता है ना, ये माँ बनने वाली है। इसे अपने साथ साथ अपने बच्चे का भी ख्याल रखना पड़ेगा। 2 दिन के लिए मैं बाहर गया था, लेकिन मेरे जाते ही ये सब। युवराज इसके आगे कुछ कहता कि तभी प्रिया उसका हाथ पकड़ते हुए, शांत हो जाए युवराज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी दीदी मुझे वक्त पर हॉस्पिटल ले गई थी। ये बात सुनते युवराज, ये दीदी कौन है? तभी युवराज के माता पिता उसे शनाया की तरफ इशारा करते हैं। युवराज की नज़र जैसे शनाया पर जाती है तो उसे देखकर वह बेहद हैरान रह जाता है, क्योंकि शनाया इस वक्त उसे बेहद नम आंखों से देख रही थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यह वही शनाया है जिसे वह अमेरिका में छोड़कर आया था। यह विश्वास दिलाया था कि वह जल्द वापस आएगा और उससे शादी करेगा, लेकिन आज इतने वक्त के बाद शनाया उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसके पास हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उससे बात करे। तभी शनाया अपने कदम आगे बढ़ाते हुए युवराज की तरफ एक अपना हाथ बढ़ाती है। आई एम शनाया। ये बात सुनते युवराज अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है। मेरा नाम युवराज है। तभी प्रिया, दीदी ने ही मेरी मदद की थी। वह मुझे हॉस्पिटल लेकर गई और मेरे साथ रही। इसी वजह से मैं इन्हें अपने साथ घर पर ले आई। हालांकि ये कुछ वक्त पहले ही मुंबई में आई है, यह अमेरिका में रहती थी। मेरे जिद करने की वजह से ये मेरे साथ घर पर रुकी हैं। तभी युवराज शनाया की तरफ देखते हुए, तो आप हैं जिसने मेरी पत्नी की मदद की। तभी प्रिया, आप दोनों बैठकर बात करें, मैं आप दोनों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। दूसरी तरफ सास ससुर भी अपने कमरे में चले जाते हैं। अब इस वक्त युवराज और शनाया एक दूसरे के सामने बैठे थे। युवराज के पास तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उससे बात करे। तभी शनाया, मैं सोच रही थी, पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी जो तुमने मुझसे बात नहीं की, मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन तुम तो यहाँ पर अपनी फैमिली बनाकर बैठे हो। लेकिन एक मैं ही थी जो ये विश्वास करके बैठी थी कि एक ना एक दिन तुम आओगे, और हार पछता कर देखो, मैं तुम्हें यहाँ पर ढूंढने के लिए चली आई, एक अनजान देश में। तभी युवराज, देखो शनाया, तुम मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा विश्वास करो। युवराज इसके आगे कुछ कहता कि तभी प्रिया चाय की ट्रे हाथ में लिए उन दोनों के सामने ले आती है। प्रिया को देखते ही दोनों चुप हो जाते हैं और अनजान बनने की कोशिश करते हैं। तभी प्रिया, मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं, तब दीदी आप कुछ दिनों के लिए यहाँ पर और रुक जाएं, हमारे साथ वक्त बिताएं, देखना आपको भी अच्छा लगेगा। प्रिया की बात सुनते शनाया के पास कोई जवाब नहीं था, और वैसे भी वह यहाँ से जाना भी अब नहीं चाहती थी, क्योंकि जिसे इतने दिनों से वह ढूंढ रही थी अब वो उसके सामने बैठा था, तो वह कैसे अपने सवालों के जवाब लिए बिना यहाँ से जा सकती थी। शनाया को चुप बैठा हुआ देख प्रिया, युवराज आप कुछ बोलिए, आप दीदी को कहें ना यहाँ पर रुकने के लिए। प्रिया की बात सुनते युवराज बेहद धीमे लहजे में, प्रिया ठीक कह रही है, आप कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रुक जाएं। युवराज के कहते शनाया चुपचाप हाँ में गर्दन हिला देती है, जिसे देखते ही प्रिया शनाया को खुशी से गले लगाते हुए, मैं अभी जाकर किचन में आपके लिए खाना बनाती हूँ, ये कहते हुए सीधा किचन में चली जाती है। दूसरी तरफ युवराज, चलो मैं अब आपको घर दिखाता हूँ, ये कहते हुए युवराज शनाया को अपने साथ घर दिखाने लगता है। पूरे घर का टूर करते हुए युवराज शनाया को अपने कमरे में लेकर जाता है। तभी शनाया की नज़र सामने टेबल पड़े युवराज और प्रिया की तस्वीर पर जाती है, जहाँ पर उन दोनों की शादी की तस्वीर थी, जिसे देखते ही शनाया की आंखों से कतरा आंसू बह जाता है। वह तस्वीर को हाथ में पकड़े हुए, मैं भी इसी तरीके से ख्वाब देखी थी कि मेरी शादी होगी, इसी तरीके से फ़ोटो क्लिक्स करवाऊंगी, अपने कमरे में लगवाऊंगी, लेकिन मेरे वो सारे के सारे ख्वाब टूट चुके। शनाया की बात सुनते युवराज, विश्वास करो मेरा शनाया, ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे सच में शादी करना चाहता था, लेकिन हमारी किस्मत में कुछ और लिखा था। ये बात सुनते शनाया गुस्से से चिल्लाते हुए, तुम झूठ कह रहे हो, जब हकीकत मुझे पता चली तो अब तुम मुझे बहला रहे हो, फुसला रहे हो, क्योंकि तुम्हारी अब हकीकत सामने आ चुकी है। ये बात सुनते युवराज, नहीं शनाया, मैं अपने आने वाले बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ, मुझ पर लांछन मत लगाओ, मैं सच में तुमसे प्यार करता था। जब मैं हिंदुस्तान वापस आया तो घर पर माता पिता को तुम्हारे बारे में बताना चाहता था, लेकिन मुझ में हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मेरे बताने से पहले ही वह लोग मेरे लिए लड़की देखना शुरू कर दिए थे। हालांकि मैंने शादी से इनकार किया, इसी वजह से मैं जल्द फ्लाइट की टिकट करके वापस अमेरिका आने वाला था, लेकिन उसे एक दिन पहले ही किसी काम के सिलसिले से पापा गाड़ी लेकर शहर से बाहर गए थे। लेकिन तभी सामने से एक ट्रक आ रहा था जो नशे में चूर था। पापा अपने आप को बचाते हुए जैसे दूसरी तरफ गाड़ी को टर्न किए तो प्रिया के माता पिता गाड़ी के नीचे आ चुके थे, जिसकी वजह से मौके पर ही प्रिया के माता पिता की मौत हो चुकी थी। उस हादसे में प्रिया के माता पिता का साया उसके सर से उठ चुका था, अनजाने में ही, लेकिन ये गलती मेरे पापा से हुई थी। इसी वजह से उन्होंने प्रिया को विश्वास दिलाया कि वह अपने बेटे की शादी प्रिया से करवाएंगे और उसे अपने घर की बहू बनाकर रखेंगे। और इन सब माहौल में मैं भी इनकार न कर सका। अगर मेरे पापा प्रिया से मेरी शादी ना करवाते तो शायद प्रिया उन पर केस कर सकती थी, जो बल्कि उसका हक था, और अगर वह केस ना भी करती
तब भी हमें ज़िंदगी भर ये गम रहता कि हमारे हाथ से एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ है जिसका पश्चाताप हमने भी नहीं किया। इसी वजह से मजबूर होकर मैंने अपने माता पिता के कहने पर प्रिया से शादी की थी, लेकिन शादी के बाद भी आज तक प्रिया को कभी हक नहीं दिया। लेकिन जब फाइनली इतने महीनों के बाद मैं प्रिया को उसका हक दिया तो तुम मेरे सामने आकर खड़ी हो चुकी हो। हालांकि मैंने इतने महीनों में तुम्हें आज तक कभी भी भूला नहीं। ये कहते हुए युवराज की आंखें नम हो चुकी थी। इस पूरी कहानी को सुनते शनाया, तो मुझे बता सकते थे, तुम्हारा वहाँ पर मैं इंतज़ार कर रही थी। कैसे बताता शनाया, मुझ में हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। मुझे पता था कि तुम मुझे गलत समझोगी, तुम यही कहोगी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। इसी वजह से मैं तुम्हें कभी भी कॉल ना कर सका और बाद में मैंने अपना नंबर भी बंद कर लिया। युवराज की बात सुनते शनाया युवराज के कंधे पर हाथ रखते हुए, तुमने सही कहा था, शायद हमारी किस्मत में हमारा एक लिखा होना ही नहीं था। इसके आगे शनाया कुछ कहती कि तभी प्रिया कमरे के अंदर दाखिल हो जाती है और शनाया को अपने पति के करीब देखकर वह बेहद हैरान रह जाती है। तभी शनाया तुरंत युवराज से दूर होते हुए, शनाया को जिन सवालों के जवाब चाहिए थे अब उसे मिल चुके थे। हालांकि उसे तकलीफ भी हो रही थी, लेकिन उसे खुशी थी कि युवराज ने उसे धोखा नहीं दिया। इसी वजह से वापस अपने होटल की तरफ चली जाती है। जाने से पहले प्रिया से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शनाया से काम का बहाना करके वहां से चली जाती है। उसे पता था कि अगर वह युवराज की ज़िंदगी में वापस आई तो शायद युवराज अपनी शादीशुदा ज़िंदगी पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी फिर से खतरे में आ जाएगी और अब तो उसकी पत्नी माँ भी बनने वाली थी। होटल पहुंचते ही शनाया अगले दिन की अमेरिका जाने की टिकट कर लेती है। तभी शनाया, अब मम्मी पापा जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। मैंने अपनी वजह से उन्हें बहुत तकलीफ दी है, मेरी वजह से वह भी बहुत परेशान है, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए शनाया अपनी सारी पैकिंग करना शुरू कर दी है। अगली सुबह होटल की गाड़ी से शनाया सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है कि तभी उसकी एयरपोर्ट पर रणबीर से मुलाकात होती है, जिसे देखते ही शनाया, आप यहाँ पर, क्या आज भी आप किसी काम के सिलसिले पर यहाँ पर आए हैं? ये सुनते ही रणबीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। तभी, नहीं, आज मेरी फ़्लाइट की टिकट नहीं है, बल्कि मैं सीधा अमेरिका जाने वाला हूँ। जिससे आप मिलने के लिए आई थी उससे आपकी मुलाकात हो चुकी है? तभी शनाया, हाँ, और आपने मेरी मदद की, आपने मुझे वो एड्रेस भी निकाल कर दिया, लेकिन इस वक्त मेरी मुलाकात उस लड़के से हो चुकी थी। ये बात सुनते ही रणबीर, चलो अच्छी बात है, फाइनली आपके दिल का बोझ तो हल्का हुआ। ये बात सुनते शनाया, क्या मतलब है आपका? यही कि अब आप अपने मम्मी पापा के पसंद के लड़के के साथ शादी करेंगी ना? रणबीर के मुंह से ये बात सुनते ही शनाया बेहद हैरान रह चुकी थी। तभी रणबीर, देखिए अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालिए, मेरा नाम रणबीर सक्सेना है। मेरी मोम और आपकी मोम बचपन की फ्रेंड है और मेरे साथ ही आपकी मम्मी ने आपका रिश्ता तय करना था, लेकिन आपने इनकार कर दिया। जब आपकी पहली बार मैंने तस्वीर देखी थी तभी मैंने दिल में ठान लिया था कि मैं आपसे शादी करके रहूँगा, लेकिन तब मुझे पता चला कि आपने शादी से इनकार किया है क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कोई और था और उसे ढूंढते ढूंढते आप यहाँ पर मुंबई में आई हैं। ये बात सुनते शनाया, तो इसका मतलब आप ही हैं रणबीर सक्सेना, जिससे मम्मी पापा मेरा रिश्ता पक्का करने वाले थे और इसी वजह से आप मेरा पीछा करते हुए मुंबई पे आ पहुँचे। रणबीर हंसते हुए, आप सही समझ रही हैं, आपसे ये बार बार मिलना कोइंसिडेंट नहीं था, बल्कि आप पर मैं नज़र रख रहा था। आपकी मम्मी को आपकी बहुत चिंता थी और उसी तरह से मुझे भी आपकी चिंता थी। तो फिर बताएं, अब आप बताएं कि अब मैं आपको पसंद हूँ ना? ये कहते हुए रणबीर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आती है। शनाया रणबीर की पूरी बात सुनते ही वह भी बेहद हैरान थी। जिसे वह नहीं जानती थी उस शख्स को उसकी इतनी परवाह थी। वह उसके लिए 24 घंटे साथ था, परछाई की तरह उसका साथ दे रहा था कि कहीं उसे कुछ ना हो जाए। इस बात का एहसास होते ही शनाया, जी आप मुझे पसंद है और जहाँ मेरे मम्मी पापा मेरा रिश्ता पक्का करेंगे अब मैं वही शादी करूँगी। ये बात सुनते रणबीर बेहद खुशी से झूम उठता है और वह उसे खुशी से गले लगाते हुए, फाइनली अब मुझे मेरा प्यार मिलने वाला है। अमेरिका जाते रणबीर और शनाया एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अब युवराज की तरह शनाया भी अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश है क्योंकि उसे इतना प्यार करने वाला उसका पति मिला था। तो दूसरी तरफ युवराज अब अपनी पत्नी का बखूबी से ख्याल रखता है। तो दोस्तों कहते हैं ना, जो किस्मत में लिखा होता है वही मिलता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, जितने भी हाथ पैर क्यों ना मार ले, भगवान ने हमारी किस्मत में जो लिखा होगा हमें वही मिलेगा और उसे कोई बदल नहीं सकता। दोस्तों अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।